हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सभी लोग? सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में फिर से। तो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की पूरी सीरीज़ कवर कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पीछे के सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, जिसमें हम लोगों ने नेशनल इनकम पढ़ लिया। नेशनल इनकम के बाद मनी एंड बैंकिंग पूरा हो गया। मनी एंड बैंकिंग के बाद अगली यूनिट जो थी हमारी डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, वो भी पूरी कर ली हमने। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसको कवर करने के बाद फिर हम लोगों ने अगली यूनिट पढ़ी थी गवर्नमेंट बजट एंड इकनॉमी। गवर्नमेंट बजट क्या होता है और इकनॉमी कैसे चलती है, उसको भी हमने पढ़ लिया। और लास्ट अब हम लोग आ चुके हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये दोनों चैप्टर्स मिलाकर एक यूनिट बनती है, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। और मैं आपको आज फॉरेन एक्सचेंज रेट पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट को। ठीक है, तो हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट को समझना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक कहानी है, मैंने थोड़ी सी आपके लिए हाइपोथेटिकल कहानी बताई गई है। इस कहानी में बताएगा सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक है, जिसका वास्तविकता से कोई भी किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। अगर ऐसा कोई मात्र संबंध पाया जाता है तो वो एक इत्तेफाक है, ऐसा कोई इत्तेफाक भी नहीं होने वाला। वैसे चलिए मान के चलते हैं, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं। ये एकदम से बोले मैं एक स्कीम लॉन्च कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री सूटकेस दो और नौकरी लो योजना। सूटकेस दो नौकरी लो योजना। और ये हमारे श्री शक्तिकांता दास, ये हमारे आरबीआई के गवर्नर, ये बोलते सर क्या होगा इसमें, क्या करेंगे हम इस स्कीम में। तो मोदी जी बोलते हैं बच्चों को यूएस भेजेंगे पढ़ने के लिए, और जो वहाँ से पढ़कर आएगा उसको जहाँ पर सरकारी नौकरी देंगे। बोले एकदम स्कीम मस्त धंधा है। क्यों धंधा मस्त है, मैं बताता हूँ। इनकी दुकान चल पड़ेगी इसमें। बोले इनकी दुकान कैसे चल पड़ेगी, समझते हैं कहानी को। अब मोदी जी ने अनाउंस किया, मित्रों किस किस को नौकरी चाहिए। यहाँ पर सब लोग खड़े होंगे लाइन में, बेरोजगारी की कमी थोड़ी ना है। कभी देखना किसी एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर जाकर, सबको नौकरी चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, सबको नौकरी चाहिए। तो भैया सबके लिए स्कीम है भैया। नौकरी के लिए क्या करना पड़ेगा, सबको यूएसए जाना है, वहाँ से पढ़ाई करो, पढ़ाई करके आओ, तभी सरकारी नौकरी मिलेगी। नौकरी वहाँ से जब पढ़ाई करके आओगे, इंडिया में हमें पता है तुम लोगों को क्या पढ़ाई करनी है, कैसे पढ़ाई करते हो, कैसे असाइनमेंट सबमिट करते हो। हम लोग यहाँ से आपको भैया नौकरी नहीं देंगे, आप तो यूएसए से आओ, वहाँ से पढ़ाई करके आओ, फिर हम नौकरी देंगे। ये मान लीजिए सरकार ने योजना लॉन्च की। अब जो बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे वो क्या करेंगे, कंपटीशन के एग्जाम की नौकरी तैयारी छोड़कर वो कहाँ पर जाने की सोचेंगे। अब यूएसए जाया जाए, वहीं से पढ़ाई करके आएंगे, तभी हम लोग काम हो पाएगा। अब भैया जब यूएसए जाएंगे तो यूएसए में यहाँ पे जाने के लिए भी खर्चा लगेगा, और वहाँ पे रहने के लिए भी खर्चा लगेगा, और यहाँ से आप क्या करोगे, पैसा लेकर जाओगे तभी तो वहाँ पर रह पाओगे। अब ये श्री शक्तिकांता दास जी अपना ठेला लगा के, आरबीआई के गवर्नर जी हो गए हैं खड़े, डॉलर ले लो, डॉलर ले लो, डॉलर ले लो, क्योंकि अमेरिका में तो रुपया चलता नहीं है, रुपया तो हमारे देश में बस चलता है। और वहाँ पर अमेरिका में जब जाओगे आप पढ़ने लिखने के लिए, तो वहाँ पर क्या चाहिए पड़ेगा, डॉलर चाहिए पड़ेंगे, और डॉलर्स आपको लेके जाने पड़ेंगे। वहाँ पे भी ले सकते हो, लेकिन यहीं से लेके जाओगे तो अच्छी बात है। तो ये भैया अपनी दुकान लगा कर बैठ गए हैं, डॉलर ले लो, डॉलर ले लो, डॉलर ले लो। और डॉलर दे रहे हैं भैया, $1 70 का। $1 कितने रुपए का है भैया, 70 का है। जिस तरह से 1 kg टमाटर 20 रुपये का, खीरा 30 रुपये kg, करेला 10 रुपये किलो, आलू 20 रुपये किलो, टमाटर 20 रुपये, अच्छा टमाटर तो बोलता है, प्याज 20 रुपये किलो, सब कुछ ऐसा चलता है। वैसे भैया $1 70 का। $1 कितने रुपए का है, 70 रुपये का। अगर आप अपने रुपए देकर अमेरिका की करेंसी लेना चाहते हो, तो जब आप 70 रुपया दोगे तब आपको $1 दिया जाएगा। अब जितने आपको चाहिए उतने ले लो, उतने से कन्वर्ट कर लो। आपको अच्छा $100 चाहिए है, कोई समस्या नहीं है बेटा, 7,000 रुपया दो और $100 ले जाओ। वहाँ पे जाके मस्त ऐश करना, मस्त घूमना फिरना, खाना पीना, कोई समस्या नहीं है। 7,000 रुपये लेकर 100 लेके चले जाओ। अच्छा $1,000 चाहिए तो भैया 70,000 रुपये देने पड़ेंगे, कोई डिस्काउंट नहीं है। डिस्काउंट मत मानना, $1 70 का है। तो ये बात समझ रहे हो कि यहाँ पर एक कंट्री की करेंसी को, एक कंट्री की करेंसी, मान लीजिए हमारे इंडिया की करेंसी है रुपए को, रुपीज़ को हम डॉलर के साथ कन्वर्ट कर रहे हैं। एक देश की करेंसी को किसी दूसरे देश की करेंसी के साथ जब एक्सचेंज किया जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज क्या कर रहे हैं हम, करेंसी एक्सचेंज कर रहे हैं। तो बात समझिए, यहीं से हम लोगों को मीनिंग निकल कर आ गया फॉरेन एक्सचेंज का। तो फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू ऑल करेंसी अदर देन डोमेस्टिक करेंसी ऑफ ए गिवन कंट्री। अगर आपसे कोई बोले फॉरेन एक्सचेंज, तो यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन पे मत लगिएगा, इसके ट्रांसलेशन पे मत लग जाएगा। एक्सचेंज का मतलब कुछ बदलाव है। फॉरेन एक्सचेंज एक टर्म है जो कि यूज़ की जाती है
सभी करेंसीज के लिए। देखो यार, हर देश की अलग अलग करेंसी होती है, हर देश की एक अलग अलग करेंसी होती है। हमारे देश में जो ट्रांजैक्शंस लेने के लिए हम लोग करेंसी यूज़ करते हैं वो है रुपीज़, जिस पे गांधी जी बने होते हैं। अरे देखी तो होगी, मेरे पास भी पड़ी है अभी तक। हाँ, ये देख लो, ये हमारे देश में करेंसी है, 200 रुपये का नोट है। इस पर क्या क्या लिखा है ज़रा देखते हैं। ध्यान से, आपके पास हो कोई नोट तो आप भी पकड़ लीजिएगा, हो सके तो 200 रुपये का ही पकड़िएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे हर नोट पे वही बातें लिखी रहती हैं। एक तरफ लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत। ये कितनी हिंदी का लिखते हो भैया। अच्छा, मैं इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रांटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, समझ गए, सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंक है। अच्छा, इसमें बीच में लिखा है, अच्छा सिग्नेचर भी इन्हीं अंकल के हैं भाई साहब इस पे, जो ये अंकल जी दिख रहे हैं ना आपको, कहाँ गए, श्री शक्ति कांता दास, इन्हीं का सिग्नेचर है भाई साहब इस पे लिखा हो। हाँ, एस दास बस लिखते हैं सिग्नेचर में। अच्छा, लिखा है मैं धारक को 200 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, हिंदी में सिग्नेचर किए हुए हैं। फिर गवर्नर लिखा है आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ 200 रुपीज़। नीचे भी गवर्नर के साइन लिखे हुए हैं, नीचे आरबीआई की सील भी लगी हुई है, थप्पा भी लगा हुआ है, शेयर भी बना हुआ है उसके बीच में, एक नोट का नंबर भी है। अच्छा, पीछे देखते हैं, पीछे क्या लिखा है, एक कदम स्वच्छता की ओर भारत सरकार। देखो, ऐसे देश में पाए जाते हैं जिसके नोट पे लिखना पड़ रहा है कि स्वच्छ रहना भाई साहब, देख रहे हो। उसमें सांची के स्तूप का फोटो बना हुआ है, ये हमारे मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। विदिशा नाम का एक शहर है, उसी के पास में पाया जाता है सांची। सांची के स्तूप बहुत अच्छे हैं, वहाँ पर जाओ, महात्मा बौद्ध जी के द्वारा बनाए गए थे, उसी का यहाँ पे प्रचार भी किया गया। मतलब एक साथ एडवर्टाइजमेंट का भी काम कर रहे हैं ये लोग, स्वच्छ भारत अभियान। अच्छा, ये एक इंडिया की करेंसी है भाई साहब, एक 10 रुपये का नोट भी है मेरे पास, इसके अलावा और कोई नोट नहीं है। बाकी आपको इंडिया की करेंसी पता होगी क्या क्या है, 5 रुपये का, 10 रुपये का, 20 रुपये का, 100 रुपये का, 50 रुपये का, और पिंक कलर का नोट भी आता है 2000 रुपये का, 500 रुपये का भी नोट आता है। ये फॉरेन इंडिया की करेंसी है। क्या पूरी दुनिया में यही करेंसी यूज़ की जाती है? अब क्वेश्चन ये आता है, हमने इंडिया की करेंसी को तो जान लिया, क्या पूरे दुनिया में इसी करेंसी को यूज़ किया जाता है? आंसर है नहीं। हर देश के पास अपनी खुद की एक करेंसी है, हर देश अपनी एक करेंसी को यूज़ करता है। एग्जाम्पल के लिए यूएस में क्या चलता है, यूएस डॉलर चलता है। अगर आप इंग्लैंड में चले जाओगे तो वहाँ पे पाउंड चलता है, ब्रिटिश पाउंड। अगर आप कुवैत चले जाओगे तो वहाँ पे कुवैती दिनार चलता है। अगर आप पाकिस्तान चले जाओ तो वहाँ पे रुपया ही करीब का चलता है। अगर आप बांग्लादेश चले जाओगे तो वहाँ पे टका, वहाँ पे टका यूज़ किया जाता है। ऐसी तरह से हर देश में अलग अलग करेंसी यूज़ की जाती है। तो आपके देश में, आपके देश की खुद की करेंसी को छोड़कर जितनी भी अलग करेंसीज पाई जाएंगी, उन सभी करेंसीज को आप क्या नाम दोगे? उन सभी करेंसीज को हम लोग फॉरेन एक्सचेंज का नाम देंगे। हर देश की जितनी भी करेंसीज होंगी, अपने देश की करेंसी को छोड़कर, और जितनी भी करेंसीज हैं अपनी डोमेस्टिक करेंसी को छोड़कर, जितनी भी अलग करेंसीज हैं उन सबको नाम दिया जाता है ऑल करेंसीज अदर देन डोमेस्टिक करेंसी इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज। उन सभी को हम लोग वर्ड यूज करते हैं फॉरेन एक्सचेंज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लिया हमने। अच्छा, तो फिर अगली टर्म आती है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। अब आप एक चीज़ समझ सकते हो कि जो मैंने फॉरेन एक्सचेंज वर्ड यूज़ किया ये ऑल करेंसीज के लिए किया अदर देन डोमेस्टिक करेंसी, तो इसको आप एक प्रोडक्ट मान लो कि ये क्या है, एक प्रोडक्ट है। जैसे आप हम कोई सामान खरीदते हो, वैसे ये भी एक कोई सामान ही है, कोई कमोडिटी है, और इसका कोई ना कोई रेट है। जिस रेट पर आप इस सामान को खरीद पाओगे उसी रेट को हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलेंगे। जिस तरह से मोबाइल का रेट, चूहे का रेट नहीं माउस का रेट, उसके बाद पेन का रेट, बॉटल का रेट, इसी तरह से फॉरेन करेंसी का रेट। समझ गए? जिस रेट पर एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी के साथ एक्सचेंज किया जाए उसी रेट को तो फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं। अगर आप इंडिया में बैठे हो और आपको डॉलर्स खरीदने हैं, खरीदो, किसने मना किया है? इस रेट को फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलेंगे। आप इंडिया में बैठे हो और आपको दिनार खरीदने हैं, पाउंड्स खरीदने हैं, यूरोस खरीदने हैं, यान खरीदने हैं, खरीदो, किसने मना किया? जिस रेट पर ये खरीदोगे उसी रेट को फॉरेन एक्सचेंज रेट बोला जाएगा। और ये रेट फ्लक्चुएट करता है, ऐसा नहीं है कि ये रेट सेम रहता है, साल से साल चेंज होता रहता है, जहाँ तक कि दिन पर दिन भी चेंज होता है।
डे बाय डे रेट चेंज होता है। आज रेट कुछ और होगा डॉलर का, कल रेट कुछ और मिलेगा आपको डॉलर का। इन ए कंट्री देर आर मैनी फॉरेन एक्सचेंज रेट एज देर आर द फॉरेन करेंसीज। अब एक देश में कितने फॉरेन एक्सचेंज रेट होंगे, एक देश में कितने फॉरेन एक्सचेंज रेट होंगे, बता सकते हैं आप? एक देश में कितने फॉरेन एक्सचेंज रेट होंगे? एक देश में उतने ही फॉरेन एक्सचेंज रेट होंगे जितने देश में फॉरेन करेंसीज हैं। जितने देशों की करेंसी हमारे देश में पाई जाएगी, हर एक करेंसी का अपना एक रेट होगा, उतने ही फॉरेन एक्सचेंज रेट एक देश में पाए जाएंगे। अब इन रेट को डिसाइड कैसे किया जाता है? आपसे मैं पूछूं, बताओ सब्जियों के रेट कैसे डिसाइड किए जाते हैं, तो कोई बता पाएगा? अगर आप लोगों ने 11th क्लास और 12th क्लास की अभी तक इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है तो इतना तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में सब्जियों के रेट कैसे डिसाइड होते हैं। कोई भी सामान है मार्केट में, उसका रेट कैसे डिसाइड होता है? अगर आपको नहीं पता है तो पता होना चाहिए कि डिमांड एंड सप्लाई, ये दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से किसी भी चीज़ की कीमतें निर्धारित होती हैं। किसी भी चीज़ की डिमांड अगर बहुत ज़्यादा है और उसकी सप्लाई बहुत कम है तो उसकी कीमतें एकदम से बहुत ऊपर हो जाती हैं। जैसे रेमडेसिविर, कौन सी वो दवाई थी रेमडेसिविर, मेरे को नाम भी नहीं पता उसका, उस बहुत तेज़ी से भैया उसकी दवाई का रेट पहुंचा। उसकी डिमांड बहुत थी, सप्लाई थी नहीं। वही 1200 रुपये की दवाई 25,000, 80,000, 90,000 रुपये में बिकी है। तो डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम, प्राइस ऊपर। वैसे ही कोई दवाइयों की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, किसी चीज़ की, किसी चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा और डिमांड है नहीं है तो प्राइस उसके धड़ाम से नीचे गिरते हैं। सेम कंडीशन है फॉरेन एक्सचेंज के साथ। जिस फॉरेन करेंसी की डिमांड सबसे ज़्यादा होगी, भाव भी सबसे ज़्यादा उसी के होंगे, रेट भी उसी का हाई होगा। जिस करेंसी की डिमांड सबसे ज़्यादा होगी, करेंसी की प्राइस भी उसी के ज़्यादा होंगे। जिसकी डिमांड कम होगी उसके प्राइस भी कम होंगे। अच्छा, डिपेंड करता है, अच्छा डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई कितनी है? डिमांड भले ही कम है लेकिन सप्लाई उससे भी कम है तो भी रेट ज़्यादा होंगे। तो ये चीज़ें, जिस तरह से आम चीज़ों के प्राइसेस डिसाइड होते हैं, उसी तरीके से फॉरेन एक्सचेंज का भी प्राइस डिसाइड होता है। उसी तरीके से फॉरेन एक्सचेंज का भी प्राइस डिसाइड होता है। तो अभी तक मैंने आपको मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बताया। मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब अपने देश की करेंसी को छोड़कर जितनी भी करेंसीज पाई जाती हैं उन सबको एक टर्म देना चाहे तो अपन फॉरेन एक्सचेंज बोल सकते हैं। और फॉरेन एक्सचेंज एक देश की करेंसी को जब दूसरे देश की करेंसी के साथ एक्सचेंज किया जाता है तो जिस रेट पर यह करेंसी को एक्सचेंज किया जाता है, इस रेट को फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं। यहाँ पर कई देशों के रेट मैंने लिखे हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर ख़रीदना चाहते हो तो आपको 53 रुपीज़ में मिलेगा। अगर आप पाउंड्स ख़रीदना चाहते हो तो आपको 95 रुपीज़ में मिलेगा। यूरो ख़रीदना चाहते हो तो 86 रुपये में मिलेगा। न्यूजीलैंडियन डॉलर ख़रीदना चाहते हो तो 49 रुपये में मिलेगा। यूएस डॉलर ख़रीदना चाहते हो, अमेरिकी डॉलर ख़रीदना चाहते हो तो आपको 73 रुपीज़ में मिलेगा। तो आप कह सकते हो कि इतने रुपए की कीमत है, इतने रुपए की कीमत है एक डॉलर की, इतने रुपए की कीमत है एक डॉलर की। और ये बहुत पुराना स्क्रीनशॉट हो चुका है। आज की जिस जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है ये रेट अलग मिले आपको। बिल्कुल आप सर्च कर लीजिएगा, लाइव रेट गूगल पे आते रहते हैं, आप बिल्कुल सर्च करके देख सकते हैं कि आपका रेट क्या चल रहा है उस समय जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो मेरे को जो बताना था वो मैंने आपको समझा दिया है। अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म समझाने जा रहा हूँ। एक होता है टर्म करेंसी डेप्रिसिएशन, एक होता है करेंसी एप्रिसिएशन। ठीक है, हम लोगों ने बेसिक मोटा मोटा जो अंदाज़ा लगाना था वो तो लगा चुके हैं। अब करेंसी एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन की बात ही करनी है तो अब वो बात कर भी लेते हैं। उस बात को करते हैं, करेंसी डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन। चलो नई पे चलते हैं, नई स्लाइड लेते हैं। सबसे पहली बात आती है करेंसी एप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन की। भैया काहे नहीं चल रहे हो? अब तो चल लो। अरे ये तो चल ही नहीं रहा है लैपटॉप। भैया काहे बुरा मान गए हो? फॉरेन एक्सचेंज रेट लीजिए, डन। अब तो चलोगे? हाँ अब चलेंगे भाई साहब। बात कर रहे थे हम लोग करेंसी डेप्रिसिएशन की। करेंसी डेप्रिसिएशन, एक कॉन्सेप्ट हम करेंसी डेप्रिसिएशन समझेंगे, एक कॉन्सेप्ट हम लोग करेंसी एप्रिसिएशन भी समझेंगे इसके बाद। पहले हम डेप्रिसिएशन आराम से समझ लेते हैं। करेंसी डेप्रिसिएशन क्या कहलाता है? मान के चलते हैं आज हमारा व्यक्ति अमेरिका जाने की सोच रहा है
और उसे अमेरिका, देखो मैं एग्जाम्पल यूएस डॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा हूँ, यूएस डॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा हूँ, आप कोई भी करेंसी को बेस ले सकते हैं। हम यूएस डॉलर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये दुनिया की एक स्टैंडर्ड करेंसी है जो दुनिया के हर एक देश में एक्सेप्ट की जाती है। हर एक देश में जाओगे तो यूएस करेंसी को बेस माना जाता है। अब इसके कुछ भी कारण हो सकता है, ज़्यादातर कारण ये कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है और सबसे बड़ी डेवलप्ड कंट्री है, इसलिए यूएस डॉलर को बेसिक एक स्टैंडर्ड की तरह यूज़ कर सकते हैं किसी भी देश की करेंसी को नापने के लिए। बाकी ऐसा जरूरी नहीं है कि आप यूएस डॉलर के साथ ही अपने देश की करेंसी को कंपेयर करो, आप न्यूजीलैंड के डॉलर के साथ भी कर सकते हो, कैनेडियन डॉलर के साथ भी कर सकते हो, आप पाउंड के साथ भी कर सकते हो, यूरो के साथ भी कर सकते हो, येन के साथ भी कर सकते हो। किसी भी देश की करेंसी के साथ अगर आप एक्सचेंज करना चाहो, कंपेयर करना चाहो, कर सकते हो। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिंपल रहे इसलिए यूएस डॉलर के साथ कंपेयर करके समझा रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों को सबसे ज़्यादा दिमाग में या जुबान पे जो चढ़ा रहता है, सबसे पहले विदेश का नाम सोचे तो सबसे पहले हमें यूएस का ही नाम याद आता है, यूएसए का, अमेरिका का नाम याद आता है। इसलिए यूएस डॉलर सबसे बेसिक है, इसी के लिए हम लोग इसीलिए हम यूएस डॉलर को बेसिक करेंसी का लेके चल रहे हैं। तो चलते हैं, मान के चले कोई व्यक्ति यूएस जाना चाहते हैं, अब यूएस डॉलर उन्हें चाहिए पड़ेगा। तो आज $1 की कीमत चल रही है, मान के चलते हैं कुछ भी चीज़ की कीमत चल रही हो, मैं मान के चल रहा हूँ कि आज $1 की कीमत अगर आप इंडिया में लेना चाहते हो $1, तो आपको देना पड़ेगा 70 रुपये। मान के चल रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ मैं, एक्चुअल में रेट 74-73 के आसपास चल रहा है आई थिंक, लेकिन मैं अपना कॉन्सेप्ट सिंपल रखने के लिए 70 रख रहा हूँ, राउंड फिगर। आज $1 की कीमत 70 रुपीज़ है। मतलब अगर कोई व्यक्ति आज इंडिया से अमेरिका जाएगा और उसे $1 खरीदना है तो 70 रुपीज़ देने पड़ेंगे। $10 खरीदता है तो उसे 700 रुपीज़ देने पड़ेंगे। अगर $100 खरीदना चाहता है तो 7,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। और अगर $1,000 खरीदना चाहता है तो 70,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। मतलब अगर $1,000 आप खरीदना चाहते हो तो आपको 70,000 रुपये देने पड़ेंगे, तब जाकर आपको $1,000 मिलेंगे अमेरिका के। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब नहीं, इसके आगे नो समस्या, चलिए कोई समस्या नहीं है। लेकिन मान के चलते हैं एकदम से ऐसे कुछ हालात बन गए कि वो ये अपने प्रधानमंत्री जी ने स्कीम लॉन्च की ना, अमेरिका जैसे पढ़ाई करके आओ तो सरकारी नौकरी मिलेगी। एकदम से हजारों बच्चे आ गए, हजारों बच्चे आ गए, मुझे अमेरिका जाना है, मुझे अमेरिका जाना है, मुझे अमेरिका जाना है। और सबको डॉलर चाहिए, सबको डॉलर चाहिए, इसे भी डॉलर चाहिए, इसे भी डॉलर चाहिए, इसे भी डॉलर चाहिए, इसे भी डॉलर चाहिए, डॉलर चाहिए, डॉलर चाहिए, डॉलर चाहिए, डॉलर चाहिए, सबको डॉलर चाहिए। हर व्यक्ति आ रहा है तो डॉलर मंगा रहा है। एकदम से क्या हुआ कि डॉलर की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। किसकी डिमांड बढ़ी है? डॉलर की डिमांड बढ़ी, मतलब रुपीज़ की डिमांड नहीं बढ़ी है, अमेरिका की करेंसी की डिमांड बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। लेकिन सप्लाई तो लिमिटेड है। सप्लाई करने के लिए वही आरबीआई की श्री शक्तिकांता दास जी ने दुकान खोलकर बैठे हुए हैं और वो डॉलर बेच रहे हैं। अब उनकी दुकान पे जब एकदम से भीड़ दिखी ना, उन्होंने बोला अच्छा मौका है भाई पैसा कमाने का, बहुत बच्चे आ रहे हैं लेने के लिए, बहुत लोग आ रहे हैं। दुकानदार अक्सर ऐसा करते हैं ना, जब उसकी दुकान पे भीड़ आने लगती है सामान लेने के लिए लोगों की, तो वो अपनी चीज़ों के दाम बढ़ा देता है, पर प्रॉफिट कमाने का मौका है। तो उन्होंने बिल्कुल ऐसे किया, उन्होंने रेट कर दिया कि बेटा अब डॉलर तो तुम्हें एक ही मिलेगा, लेकिन अब $1 देने के लिए तुम्हें कितने रुपए देने पड़ेंगे? 80 रुपये देने पड़ेंगे। अब $1 की कीमत भाई साहब 80 रुपया है। तो बच्चे तब भी आए जा रहे हैं, बच्चे तब भी आए जा रहे हैं, तब भी आए जा रहे हैं, तब भी आए जा रहे हैं। इन्होंने बोला मौका अच्छा है, मौके पे बोले लोहा गर्म, हथौड़ा मार दो। उन्होंने सीधे आओ देखा ना था, उन्होंने बोला क्या राउंड फिगर, सीधे $1 100 रुपये का। वो दिन दूर नहीं बेटा जब आपको ये देखना पड़ेगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप अपने जीवन काल में $1 100 रुपये के बराबर बिल्कुल देखोगे। जिस तरह से आप लोगों ने एक सौभाग्य तो प्राप्त कर ही लिया है, 1 लीटर पेट्रोल 100 रुपये में देखने का आपने सौभाग्य प्राप्त कर लिया है, वैसे ही ये दिन भी दूर नहीं कि $1 आप 100 रुपया देखने के का सौभाग्य प्राप्त कर लो। और इसको मैं सौभाग्य जरूर बोल रहा हूँ, लेकिन सरकास्टिक टोन में बोल रहा हूँ, ये दुर्भाग्य है, सौभाग्य नहीं है। अपने देश के नेता लोग ऐसे देश चलाते रहे तो ये सब कुछ मुमकिन है। अगर ऐसे ही लोगों के हाथ में देश रहा तो बिल्कुल सब कुछ मुमकिन है। 1 लीटर पेट्रोल 200 रुपये का भी देखने को मिलेगा और $1 150 रुपये का देखने को मिलेगा, सब कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिला आरबीआई $1 कितने रुपए में दे रहा है? 80 रुपये में दे रहा है। और फिर उसने $1 को कितने रुपए में कर दिया? 100 रुपये में कर दिया। तो ये सारी कंडीशंस को हटा के अब मैं सीधे कह सकता हूँ कि $1 का रेट आज की डेट में एग्जाम्पल के लिए मान के चल रहे हैं कितने का है? 100 रुपये का है।
अब मुझे सोचो, मेरा कॉन्सेप्ट को आप लोग सोचो, मुझे नहीं सोचना है, आप लोग सोचो कि पहले वही सामान खरीदने के लिए आपको 70 रुपये देने पड़ते थे, पहले उसी सामान को खरीदने के लिए आपको 70 रुपये देने पड़ते थे, आज वही सामान खरीदने के लिए आपको 80 रुपये देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? वो सामान महंगा हो गया है या आपकी कीमत कम हो गई है, आपकी वैल्यू कम हो गई है। कुछ बच्चे जिन्होंने अच्छे से अगर माइक्रो पढ़ी होगी, पिछले ही चैप्टर्स पढ़े होंगे, तो इसको ये नहीं कहते हैं कि चीज़ें महंगी हो गई हैं, इसको ये बोलते हैं कि हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई है, हमारी खुद की औकात कम हो गई है। पहले हमारी औकात इतनी थी कि 70 रुपये देकर हमें उतना ही सामान मिलता था, अब हमें 100 रुपये देकर उतना ही सामान मिलेगा। तो वो सामान महंगा नहीं हुआ है, हमारी वैल्यू कम हो गई है, हमारी वैल्यू कम हो गई। सामान तो उतना ही मिल रहा है। पहले 1 लीटर सरसों का तेल लेने के लिए आपको 80 रुपये देने पड़ते थे, आज 1 लीटर तेल लेने के लिए आपको 170 रुपये देने पड़ते हैं। तो इसका मतलब ये है कि तेल महंगा नहीं हुआ है सरसों का, आपके रुपए की वैल्यू कम हो गई है। लोग कहते ज़रूर हैं कि महंगाई बढ़ गई है, उसी बात को दूसरे तरीके से बोला जाता है, आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो गई है, आपका रुपया कमज़ोर हो गया है। जो चीज़ आप उसके बदले दे रहे हो, देखो मार्केट में कुछ भी चीज़ फ्री नहीं मिलती है। एक चीज़ लोगे तो सामने वाले को कुछ चीज़ देनी पड़ेगी, तो जो चीज़ आप दे रहे हो अब उसका उतना वजन नहीं रहा कि वो उतना सामान लेने के लायक रहे, तो अब आपको वो चीज़ ज़्यादा देनी पड़ेगी ताकि वो उस मुकाबले के सामान ले सके। पहले आपने देखा होगा कुछ को बिल्कुल 1-2 रुपया देकर भी उतना ही सामान मिल जाता था जितना आज हजार रुपया देकर सामान नहीं मिल रहा है। तो ये क्या हुआ है, हमारा सामान का वैल्यू, सामान स्ट्रांग नहीं हुआ है, बल्कि हमारा रुपया कमज़ोर हो गया, हमारी करेंसी कमज़ोर हो गई है। इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है करेंसी डेप्रिसिएशन। इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया जाता है करेंसी डेप्रिसिएशन। जब आपकी होम करेंसी की वैल्यू फॉरेन करेंसी की वैल्यू में कम हो जाए तो इसको करेंसी डेप्रिसिएशन बोलते हैं। आप लोगों को लगेगा भैया $1 पहले 70 रुपये का था, अब $1 100 रुपये का, तो ये बढ़ गया। नहीं बेटा, बढ़ा नहीं है, बल्कि कम हो गया। पहले वही सामान खरीदने के लिए आपको 70 रुपये देने पड़ते थे, अब वही सामान खरीदने के लिए आपको 100 रुपया देना पड़ेगा। तो इसका मतलब आपकी वैल्यू कम हो गई है, आपकी औकात कम हो गई है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग नाम देते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन। इसी चीज़ को हम लोग करेंसी डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं। समझ आ गया हो तो बोलो हाँ, करेंसी डेप्रिसिएशन समझ में आ गया। अच्छा, अब करेंसी डेप्रिसिएशन तो समझ में आ गया, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? फिर इसका असर क्या है? इसका कुछ तो इम्पैक्ट पड़ता होगा, बिल्कुल इसका इम्पैक्ट पड़ता है। अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं। कोई व्यक्ति है अमेरिका का, ये व्यक्ति हैं अमेरिका के, इनका नाम है मिस्टर डी ट्रंप, मिस्टर डी ट्रंप। ये मिस्टर डी ट्रंप हैं, ये अमेरिका के हैं, और इन्हें इंडिया का अचार बहुत पसंद है। पिकल्स बोलते हैं ना हिंदी इंग्लिश में, हाँ अचार। इन्हें इंडिया का माँ का अचार बहुत पसंद है। गूगल पे ऐड आती है माँ का अचार। इन्हें इंडिया की माँ का अचार जो बनाती है माताएं इंडिया में, उनका अचार बनाना बहुत अच्छा लगता है, और ये इंडिया से हर बार अचार लेकर जाते हैं। ठीक है, पहले इंडिया में जो अचार लेकर जाते थे, ये हर बार 10 केजी लेकर जाते थे। हर साल आते थे, ये 10 केजी अचार इंडिया से ले जाते थे। 10 केजी अचार इंडिया से अमेरिका ले जाते थे। ये यूएसए में है। तो यही चीज़ जो इंडिया से अचार अमेरिका में जाएगा, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सपोर्ट है, और अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से यही चीज़ इंपोर्ट है। सही बात है। चलिए ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाद में समझते हैं। तो ये अचार 10 केजी इंडिया से ले जाते थे। इंडिया में 1 केजी अचार की कीमत है, इंडिया में 1 केजी अचार की कीमत है 70 रुपये नहीं, कितने ले, 140 रुपीज़ मान के चलते हैं। 140 रुपये का 1 केजी अचार है। ठीक है, इन्हें 10 केजी लेना पड़ता था, तो कितने का पड़ता होगा इन्हें टोटल? ये 1400 रुपीज़ लाएंगे तो इन्हें 10 केजी अचार मिल जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि इनके देश में रुपीज़ नहीं चलते हैं, इनके देश में रुपीज़ नहीं चलते हैं, इनके देश में होते हैं डॉलर्स। तो इन्हें इंडिया से अचार खरीदने के लिए अपने डॉलर्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपीज़ में, और इन्होंने पता किया कि 1400 रुपये लेने के लिए इन्हें कितने डॉलर देने पड़ेंगे। तो इन्हें पता चला $1 के बदले इन्हें 70 रुपये इंडिया में मिल रहे हैं, पुराना रेट है।
$1 के बदले 70 रुपये इंडिया में मिल रहे हैं, तो इन्हें 1400 से डिवाइड किया 70 रुपये को, तो इन्हें पता चला करीबन $20 बस इंडिया में लाने पड़ेंगे। ओनली $20, ओनली $20। सिर्फ ये $20 इंडिया में लेकर आएंगे और इन्हें 10 kg अचार मिल जाएगा। $20 के बदले इन्हें मिलेंगे 1400 रुपीज़, और 1400 रुपीज़ में ये अचार लेकर चले जाएंगे। लेकिन एक साल ये 1400 मतलब $20 में ये सामान लेकर चले गए, कोई समस्या नहीं हुई। अब थोड़ा सा समय बदला, मार्केट में आज अगले साल ये आए हैं 2021 कोविड के बाद, और मार्केट में हाल ये हो चुका है, आज $1 हो चुका है 100 रुपये का। एग्जाम्पल के लिए हमारे रुपए की वैल्यू कम हो गई है। अब इन्हें फिर से कितने रुपए चाहिए? इन्हें चाहिए तो अचार की कीमत आज भी 14 रुपये 140 रुपये केजी है। अचार की कीमतों में कोई चेंज नहीं आया, चेंज तो आया है करेंसी की कीमतों में। अचार तो आज भी 140 रुपये किलो ही बिक रहा है मार्केट में, तो इन्हें फिर से 1400 रुपीज़ चाहिए। और अब इन्हें पता चला सिर्फ ये $14 देंगे और $14 में ही इन्हें 1400 रुपीज़ मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि वही सामान पहले जो पहले इन्हें $20 में मिल रहा था, वही सामान इंडिया में अब इन्हें $14 का मिल रहा है। वही सामान पहले जो इंडिया से $20 में खरीद कर लेके जाते थे, वही सामान आज इन्हें $14 में इंडिया से मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये अब अचार ज़्यादा लेकर जाएंगे कि कम लेकर जाएंगे। अब इन्हें समझ में आया कि बेटा मौका है, चौका मार लो। $20 का हर बार ले जाते थे, इस बार भी थोड़ा सा और, मतलब इस बार तो $14 में काम हो गया, ले तो $20 में जाते हैं। इस बार हम एक काम करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा लेकर जाते हैं। कितना? बोले एक काम करो, ये लो $6 और पकड़ो, 600 रुपये और दो भाई साहब, 600 रुपये का अचार और पैक किया जाए। तो इस बार अब ये ज़्यादा क्वांटिटी में इंडिया से अचार लेकर जाएंगे। क्योंकि प्राइजेस भले ही अचार का वही रहा हो, फॉरेन एक्सचेंज के प्राइजेस कम होने की वजह से करेंसी डेप्रिसिएशन, हमारे कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होने की वजह से इनके लिए वही सामान अब सस्ता हो गया है। इस वजह से क्या होगा? देश का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। जब भी करेंसी डेप्रिशिएट होती है, देश का एक्सपोर्ट बढ़ता है और इंपोर्ट कम होता है। इंपोर्ट कम हो जाएगा। जब भी देश की करेंसी की वैल्यू कम होती जाएगी, करेंसी डेप्रिशिएट होने की वजह से वही व्यक्ति जो फॉरेन में बैठा है, उसे पहले ज़्यादा पैसा देकर सामान लेना पड़ता था, अब उसे कम पैसा देकर वही उतना ही सामान मिल जाएगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करेगा। फॉरेन कंट्रीज़ का इंपोर्ट बढ़ेगा, हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ये हमने इम्पैक्ट यहाँ पर देख लिया, क्योंकि उसे वही अचार पहले $20 में मिल रहा था, आज वही अचार उसे सिर्फ $14 में मिल रहा है। यहाँ पर आपका लग जाएगा लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड बोलती है जब जब किसी कमोडिटी के प्राइजेस कम होते हैं, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। यहाँ पे कमोडिटी के प्राइजेस तो कम नहीं हुए, लेकिन हाँ फॉरेन करेंसी के प्राइजेस कम हो गए उनके लिए तो ज़्यादा ही सामान मिलेगा उनको उतने ही पैसे में, तो हमारा एक्सपोर्ट एकदम से बढ़ जाएगा, हमारी डिमांड फॉरेन कंट्रीज़ में बढ़ जाएगी, हमारा प्रोडक्ट फॉरेन कंट्रीज़ में बिकना ज़्यादा शुरू हो जाएगा। इसी का जस्ट ऑपोजिट होगा इंपोर्ट के साथ, इसी का जस्ट ऑपोजिट इम्पैक्ट होगा इंपोर्ट के साथ। इंपोर्ट का भी एग्जांपल ले सकते हैं। इंपोर्ट में देखते हैं क्या होता है। अब एक व्यक्ति हैं, इनका नाम है मिस्टर गोदी। ये मिस्टर गोदी हैं, ये हर बार अमेरिका जाते थे, ये हर साल अमेरिका जाते हैं और अमेरिका जाकर वहाँ से हर साल ये व्यक्ति एक न्यू आईफोन खरीद कर लाते हैं। वह न्यू आईफोन लेकर आते हैं, नया मॉडल जैसे ही आता है एक आईफोन खरीद कर ले आते हैं। मान के चलते हैं वही सेम प्राइस है, आईफोन के प्राइसेस चेंज नहीं हो रहे हैं, ठीक है, आईफोन के प्राइसेस कांस्टेंट है। एक आईफोन वहाँ पर मिलता है एग्जाम्पल के लिए $10,000 का, $10,000 का एक आईफोन मिलता था पहले, ठीक है। तो इन्हें पता है $1 की कीमत हमारे देश में है 70 रुपये। तो इन्हें क्या करना पड़ता था, 10,000 ज़्यादा बोल दिया भाई, ज़्यादा हो गया। आईफोन खरीदने गया है, टेस्ला तो खरीदने थोड़ी ना गया है। $1,000 का एक आईफोन वहाँ पर मिलता था, $1,000 का। तो इन्हें पता है $1 70 रुपये का है, तो $1,000 कितने रुपए में मिलेंगे? 70,000 रुपीज़ में।
तो ये 70,000 रुपीज़ में 1,000 डॉलर लेते थे और वहाँ से एक आईफोन हर बार लेकर आ जाते थे। लेकिन अब समस्या क्या है, आईफोन तो 1,000 डॉलर में ही मिल रहा है, लेकिन ये समस्या हो गई कि डॉलर अब $1 100 में मिलने लगा है। अब $1 100 में मिलने लगा है, तो अगर इन्हें $1,000 चाहिए तो इन्हें 1,00,000 लेकर जाना पड़ेगा। तो भले ही आईफोन के प्राइजेस में कोई चेंज नहीं आया हो, लेकिन फॉरेन करेंसी के प्राइजेस चेंज होने की वजह से डॉलर महंगा होना या फिर हमारा रुपया सस्ता होना, बात तो वही है। तो हम बात कर रहे हैं रुपया सस्ता होने की वजह से, हमारा रुपया सस्ता हो गया, इस वजह से हमें $1 सिर्फ $1 100 में मिल रहा है और $1,000 हमें 1,00,000 में मिलेंगे। इसीलिए इन्हें ये मोबाइल अब महंगा पड़ेगा, इसलिए इस साल ये मोबाइल लेने नहीं जा रहे हैं। ये कह रहे हैं भाड़ में गया मोबाइल, $1,00,000 का कौन लेगा, पहले 70,000 में मिल जाता तो ले जाते थे। तो क्या होगा, हम लोग इम्पोर्ट कम करेंगे। ये मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है करेंसी डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग करेंसी डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट बोलते हैं, जब हमारे देश की करेंसी फॉरेन देश की करेंसी के कंपैरिजन में उसकी वैल्यू कम हो जाती है। करेंसी डेप्रिसिएशन रेफर्स टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी in terms of foreign currency. For example, rupee is said to be depreciating if price of $1 raised from 70 rupees to 74 rupees. Example है। ओ तेरी, ये क्या हो गया, कलर ही अलग है भैया, यहाँ पे तो दिख ही नहीं रहा था। अक्सर होता रहता है ऐसी बातें, क्या कर सकते हैं। हाँ चलिए, इफेक्ट ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन, इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ऑन एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मीन्स फॉल इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी से रुपी इन द टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी से डॉलर। It means with the same amount of dollars, more goods can be purchased from India. That is, export to USA will increase as they will become relatively cheaper. अब इसकी वजह से क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि अमेरिका के लिए हमारे देश से सामान खरीदना सस्ता पड़ेगा। अब इंपोर्ट पे बात, इंपोर्ट की बात ही नहीं लिखी इन्होंने, तो मैं इंपोर्ट की बात कर देता हूँ। इंपोर्ट मैं बता देता हूँ, हमारे देश का इंपोर्ट कम हो जाएगा, वो तो मैंने पहले ही बता दिया। अब इसका जस्ट ऑपोजिट कंसेप्ट पे चलते हैं। इसका एक ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है, करेंसी जिस तरह से डेप्रिसिएशन था उसी तरह से अब करेंसी एप्रिसिएशन भी है। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, करेंसी एप्रिसिएशन के बारे में। करेंसी एप्रिसिएशन, इसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ। मान के चलते हैं आज पहले करंट प्राइस क्या चलता था, $1 70 रुपीज़ का, वही बेस लेकर चल रहे हैं। लेकिन अब हालात कुछ ऐसे हो गए हैं, हालात ऐसे हैं कि भैया दुनिया भर के लोग इंडिया में आ रहे हैं पढ़ने के लिए। दुनिया भर कह रही है भैया इंडिया में पढ़ाई कर लो, बहुत सस्ता है। पूरी दुनिया के लोग कह रहे हैं इंडिया में इलाज करवा लो, बहुत सस्ता है, डॉक्टर्स बहुत कुछ सस्ते में हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर इंडिया में बेटा घूम लो, बहुत सस्ता है। अब पूरे दुनिया के लोग इंडिया में आना है। अच्छा, इंडिया से सामान खरीद लो, बहुत सस्ते सामान मिलते हैं, बहुत सस्ता सामान मिलता है इंडिया में। हर व्यक्ति इंडिया आ रहा है, हर व्यक्ति इंडिया आ रहा है। और हर व्यक्ति जब इंडिया आ रहा है तो उसे क्या चाहिए, जो भी व्यक्ति इंडिया आ रहा है उसे क्या चाहिए, उसे चाहिए रुपीज़। अब क्या चाहिए उसे, रुपीज़ चाहिए। और रुपीज़ बेचने के लिए कौन बैठा हुआ है, वही श्री शक्तिकांत दास जी बैठे हुए हैं, आरबीआई बैठा हुआ है बेचने के लिए। बोला रुपया ले लो, रुपया ले लो, रुपया ले लो, रुपया ले लो, रुपया ले लो। अब रुपया तो ले लो, दुनिया भर के लोग आ रहे हैं भैया हमें रुपया दो, हमें रुपया दो, हमें रुपया दो, हमें रुपया दो। जैसे पहले हम लोग डॉलर लेने के लिए बात कर रहे थे, अब दुनिया भर के लोग रुपया लेने के लिए आ रहे हैं। और इनकी आंखों में फिर दिल बने, बोले अरे वाह मौका है, चौका मार लो, रुपया महंगा कर लो। बोले भैया आ तो रहे हो ठीक है, पहले हम $1 लाते थे तो 70 रुपये दे देते थे आपको, अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर आप $1 दोगे तो हम सिर्फ आपको 50 रुपये देंगे।
मतलब हम कम पैसा देंगे आपको उसी के बदले। अब किसके भाव बढ़ गए हैं? अब रुपया के भाव बढ़ गए हैं। तो ये एक हालत कहलाता है करेंसी एप्रिशिएट हो जाना। इस बात को करेंसी एप्रिसिएशन बोला जाता है, जब आपकी करेंसी फॉरेन करेंसी की वैल्यू में या कंपैरिजन में क्या हो जाती है? स्ट्रांग हो जाती है। अभी पल्ला किसका भारी है? हमारे रुपया का पल्ला भारी है। पहले $1 के बदले तुम्हें 70 रुपये देते थे बेटा, नहीं, अब 70 रुपया नहीं मिलेगा। अब तुम्हें सिर्फ हम क्या देंगे? 50 रुपया देंगे। अब तुम्हें सिर्फ $1 के बदले 50 रुपया मिलेगा। तो ये करेंसी एप्रिशिएट कर दी है हमने। इस करेंसी को करेंसी एप्रिशिएशन बोलते हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? इसका इम्पैक्ट दोनों चीज़ों पे, इंपोर्ट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और एक्सपोर्ट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये मैं अपने कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के इंपोर्ट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और एक्सपोर्ट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले तो देखते हैं एक्सपोर्ट पर। इस वजह से इंडिया का एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। इस वजह से इंडिया का एक्सपोर्ट क्या होगा? कम हो जाएगा। इसके लिए आप सेम एग्जांपल ले सकते हो, वही मिस्टर डी टम्प थे, जो वो हर बार आते थे इंडिया में और इंडिया का अचार लेकर जाते थे। इंडिया से अचार और 1 kg अचार कितने का था? 140 रुपये का था। और वो हर बार 10 kg अचार ले जाते थे तो उन्हें 1400 रुपये का वो अचार मिलता था। अब जब वो आते थे तो उन्हें पता था कि 1400 रुपये का अचार लेने के लिए $1 की कीमत इंडिया में 70 रुपये है। तो उन्हें मात्र कितने? $20 लाने पड़ते थे और उन्हें $20 में वही 1400 रुपये का अचार मिल जाता था। अब समस्या थोड़ी विकट है। मतलब थोड़ी सी विपरीत है। अब उन्हें पता है कि $1 के बदले सिर्फ कितना मिलना है? 50 रुपया मिलना है। तो अब 1400 को किससे डिवाइड किया जाएगा? 50 के साथ। तो आपका कुछ आंसर आएगा 5 2 10 और 8। अब उन्हें लगभग $28 लाने पड़ेंगे। अब जब वो $28 लाएंगे, उसके बदले उन्हें 50 रुपये पर रुपये के $28 लाएंगे। हर डॉलर के बदले जब 50 रुपये मिलेंगे तब जाके उनके 1400 रुपये पूरे होंगे। तो पहले उन्हें वही सामान सिर्फ $20 में मिल जाता था, आज उन्हें वही सामान $28 में मिलेगा। इसका मतलब ये होगा कि हमारा सामान महंगा हो गया है। उनके लिए सामान तो उतना ही है, लेकिन बाहर का व्यक्ति क्या समझेगा? इंडिया से सामान खरीदना महंगा हो गया है, इसीलिए इंडिया से सामान वो लोग नहीं खरीदेंगे। इसका मतलब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया का सामान विदेशों में नहीं जाएगा और इंडिया का एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, उनका इंपोर्ट कम हो जाएगा। इसी की जस्ट ऑपोजिट होगा हमारा इंपोर्ट। हमारा इंपोर्ट बढ़ जाएगा। कैसे? वही एग्जांपल लेता है मिस्टर गोदी जी का। मिस्टर गोदी जी हर बार जाते थे अमेरिका और वहाँ से एक आईफोन लेकर आते थे और वहाँ पर आईफोन की कीमत क्या थी? $1000। आज भी आईफोन की कीमत $1000 ही है, मान के चलते हैं। तो पहले वो एक आईफोन खरीदने के लिए जाते थे तो उन्हें पता था $1 कितने रुपए का है? 70 रुपये का है। तो वो 70,000 रुपये देते थे तो उन्हें $1000 मिल जाता था। 70,000 रुपये देते थे तो उन्हें $1000 मिल जाते थे। अब उन्हें पता चला भाई गजब ये हुई गवा कि अब $1 मिलेगा सिर्फ 50 रुपये में। तो उन्हें अगर $1000 लेने हैं तो उन्हें कितने रुपए देने पड़ेंगे? उसे 50 से मल्टीप्लाई कर लो तो मात्र 50,000 रुपये में, ओ माय गॉड, $1000 मिल जाएंगे। 50,000 रुपीज इक्वल टू $1,000 हो गए। सिर्फ 50,000 रुपये में $1000 मिल जाएंगे। पहले वही आईफोन लेने के लिए 70,000 रुपये लेकर जाते थे, तब जाके वही $1000 का आईफोन मिल पाता था। अब सिर्फ 50,000 रुपये लेकर जाएंगे तो वो आईफोन मिल जाएगा। बोले 30,000 रुपये और लगाओ और 2 आईफोन लाते हैं, एक दोस्त को बेचेंगे और एक अपने पास रखेंगे। होगा कि नहीं होगा? इससे हमारा इंपोर्ट बढ़ जाएगा। जब भी किसी होम कंट्री की करेंसी एप्रिशिएट होती है तो हमारे देश का एक्सपोर्ट कम हो जाता है
और इंपोर्ट बढ़ जाता है, ये इम्प्लीकेशन होता है। तो अभी तक मैंने आपको दो मेन टर्म्स बताई। एक मैंने बताया करेंसी डेप्रिसिएशन होना, एक टर्म बताई मैंने करेंसी एप्रिसिएशन होना। करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि पहले $1 70 का मिलता था, देन नाउ $1 100 का मिल रहा है। हमारी रुपए की वैल्यू कम हो गई, रुपया कमज़ोर हो गया। इसके आगे लिख भी लो, रुपया कमज़ोर हो गया। कमज़ोर पड़ गए भाई साहब, रुपया कमज़ोर हो गया। और यहाँ पर $1 देन $70 का था और अब $1 $50 का है, तो इसका मतलब रुपया मजबूत हो गया। हाँ, रुपया स्ट्रांग हो गया, रुपया स्ट्रांग हो गया। इनका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? अगर रुपया कमज़ोर होगा तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट कम होगा। किस कंट्री का? अपनी होम कंट्री का। अपनी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, अपने देश का, हमारे देश का। जिस देश का रुपया कमज़ोर हुआ है उस देश का एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंपोर्ट कम होगा। और यहाँ पे जिस देश का रुपया मजबूत हुआ है, मतलब हमारे देश का रुपया मजबूत हुआ है, तो हमारा एक्सपोर्ट कम होगा और इंपोर्ट बढ़ेगा। ये दो कंडीशंस आपके सामने हैं और इनको मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो आई थिंक यहाँ तक की बातें आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर और कुछ जो इनसे रिलेटेड था वो समझाने के लिए नहीं बचा है, फिर भी एक बार दिखा देते हैं। यहाँ पे करेंसी एप्रिसिएशन रेफर्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉर एग्जांपल, इंडियन रुपी एप्रिशिएट व्हेन प्राइस ऑफ $1 फॉल्स फ्रॉम 74 टू इतना, हमारे रुपए की वैल्यू मजबूत हो जाएगी। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मींस राइज इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी से रुपीज इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। नाउ रुपी विल बी एक्सचेंज फॉर मोर डॉलर, दैट इज विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी मोर गुड्स कैन बी परचेज फ्रॉम द यूएसए। अब उतने ही अमाउंट के साथ हम ज़्यादा सामान यूएसए से खरीद पाएंगे। इट लीड्स टू इंक्रीज इन द इम्पोर्ट्स फ्रॉम द यूएसए एंड अमेरिकन गुड्स बिकम चीपर, रिलेटिवली चीपर। अब अमेरिका का सामान हमारे लिए सस्ता लगेगा, हमें लगेगा कि अमेरिका का सामान सस्ता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमने करेंसी एप्रिसिएशन और करेंसी डेप्रिसिएशन, मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, इन सबको तो देख लिया। अब ये फॉरेन एक्सचेंज रेट कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, कितने टाइप के फॉरेन एक्सचेंज रेट होते हैं? तो 3 तरह के फॉरेन एक्सचेंज रेट होते हैं। 3 तरह के फॉरेन एक्सचेंज रेट होते हैं। एक होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। एक होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। और एक होता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। एक होता है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। समझ गए? 3 तरह के एक्सचेंज रेट हमें पढ़ने। एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम पढ़ना है हमें, एक हमें फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम पढ़ना है और तीसरा हमें मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम पढ़ना है। तो ये 3 सिस्टम को हम लोग बारीकियों से अध्ययन करेंगे और तब हमें पता चलेगा इन तीनों एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर कौन कौन सी गाथाएं बिठाई जाती हैं और कौन कौन से काम किए जाते हैं इन तीनों एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर। लेकिन वो अब आज की क्लास में तो एक साथ हम करने बैठेंगे, तीनों को एक साथ ही पढ़ेंगे
नहीं तो एक साथ अलग अलग करके पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम लोग अगले लेक्चर में इन तीनों को एक साथ डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे और इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे एक ही क्लास के अंदर। फिर हमें पता चलेगा तीनों एक्सचेंज रेट में क्या अंतर है और फिर एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, ये सब भी हम आगे की क्लास में पढ़ना शुरू करेंगे। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास आपको अभी तक समझ में आई होगी और जो मैंने आपको फॉरेन एक्सचेंज के बारे में जितना ज्ञान दिया अभी तक ज़्यादा कुछ भारी ज्ञान दिया नहीं है, सिंपल सिंपल सी चीज़ें समझाई हैं और ऐसी ही पूरी सिंपल चीज़ें इस चैप्टर के अंदर हैं जिनको हम आगे भी स्टडी करेंगे। तो इसी चीज़ से रिलेटेड थोड़ा सा जो पहली बार मेरे पास आए हैं, पहली दफ़ा जो मेरी क्लास में आए हैं, उन बच्चों को बता देता हूँ। मेरा नाम भारत अनुरागी है और मैं हूँ अनअकैडमी पर एक वेरीफाइड एजुकेटर। 11th एंड 12th क्लास के बच्चों को कॉमर्स पढ़ाता हूँ। नेट मैंने क्वालिफाइड किया हुआ है, MBA MCOM BCOM B.Ed PGD से ये मेरी क्वालिफिकेशन है और 5 साल से मैं कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ। कॉमर्स भी पढ़ा रहा हूँ और इकोनॉमिक्स भी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स कॉमर्स में भी पढ़ाई जाती है और आर्ट्स में भी पढ़ाई जाती है। तो अब अगर आप आर्ट्स के बच्चे हो तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, मैंने पर्याप्त इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है, टेंशन ना लें। आप अनअकैडमी पर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, आप अनअकैडमी पर डेली प्रैक्टिस पेपर ज्वाइन कर सकते हैं, आप अनअकैडमी पर मिशन बोर्ड 2021 के लिए MCQ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ये सब आपको अनअकैडमी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पेज पर मिलेगा, ऑफिशियल ऐप पर आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है। गूगल पर सर्च करिए अनअकैडमी ऐप, वहाँ पर आपको ऐप मिल जाएगा। अनअकैडमी ऐप पर एक तो आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। ये देखिए कितने सारे बैचेज़ हैं जो अनअकैडमी पर चल रहे हैं। ये इंग्लिश डिलीवरी वाला बैच है जिसमें एवरीथिंग इज शुड बी एक्सप्लेन्ड इन इंग्लिश, हर चीज़ इंग्लिश में एक्सप्लेन की जाएगी। और यहाँ पर ये हिंदी वाला बैच है, जैसे मैं आपको हिंदी में पढ़ा रहा हूँ वैसे ही यहाँ पर भी हिंदी में आपको पढ़ाया जाएगा सारे सब्जेक्ट। और ये 17 मई को बैच स्टार्ट हो गया था और आगे के कई बैच आने वाले हैं, वो भी आप अटेंड कर सकते हो। तो ऐसे कई बैचेस हैं, ऑप्शनल अटेंड कर सकते हो। मैं आपको ये सिर्फ डेमो के लिए बताया, ऐसे आप पता नहीं कब जी किस टाइम पर ये लेक्चर देख रहे होंगे तो उस समय कौन सा बैच चल रहा है, तो कई सारे बैचेस उस समय चल रहे होंगे तो आप वो भी अटेंड कर सकते हो। और हर हफ्ते कोई ना कोई नया बैच आता रहता है, हर 10-15 दिन बाद कोई ना कोई नया बैच आता रहता है, तो आपके सामने जो नया बैच आया वो भी आप अटेंड कर सकते हो। तो अनअकैडमी पे आपको क्या करना है, प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है और अनअकैडमी प्लस पे एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है आपको। एक सब्सक्रिप्शन लेते ही आपका पूरा ऐप अनलॉक हो जाएगा, घर पे बैठ के आप सब कुछ पढ़ सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सभी कोर्सेज का, टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हो, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, बिजनेस पूरा कंप्लीट सिलेबस कवरेज, मेंटरशिप, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज, बैच कोर्सेज, ये सब कुछ मिलता है आपको अनअकैडमी प्लस पर। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा। कोड यूज़ करेंगे अगर आप बी अनुरागी लाइव, ये आपको दिलवाएगा 10% का डिस्काउंट। और उसके साथ साथ आप अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ आपको यहाँ पर अनअकैडमी प्लस तो पूरा मिलता ही मिलता है, इसके साथ आपको पर्सनल मेंटर भी दिया जाता है। आप लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस भी अटेंड कर सकते हैं, वीकली रिपोर्ट भी अटेंड कर सकते हैं, पेरेंट्स भी कनेक्ट कर सकते हैं, आपको स्टडी प्लानर भी दिया जाता है, ये भी आपको मिलेगा। यहाँ पर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा 12 महीने का सब्सक्रिप्शन। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको दिलवाएगा 10% का डिस्काउंट। कोड यूज़ 12 महीने का भी लो, कोई भी लो सब्सक्रिप्शन, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा इस कोड को यूज़ करके, बी अनुरागी लाइव कोड। ये वी अनुरागी लाइव कोड आपको यूज़ करना है 10% डिस्काउंट के लिए, तो ये आपके लिए बेस्ट है। उसके साथ साथ आप मेरी फ्री क्लासेस अटेंड कर सकते हो अनअकैडमी पर। बहुत सारी मैं अनअकैडमी पर फ्री क्लासेस लेता हूँ, शाम को 8:30 बजे मेरी फ्री क्लास का टाइम रहता है, तो आप फ्री क्लास को अटेंड कर सकते हो। बी अनुरागी लाइव कोड यूज़ करोगे, इसमें भी आप क्या कर सकते हो, इस कोड को यूज़ करके मेरी फ्री क्लास को अनलॉक कर सकते हो। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा @भारत अनुरागी BCP, ये सर्च करना है आपको टेलीग्राम पर और आप मेरे ग्रुप पर पहुंच जाओगे, टेलीग्राम ग्रुप पर, और वो ज्वाइन करके आपको मेरी सारी क्लासेस की लिंक मिल जाएंगी। और आप मेरे को अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हो। अनअकैडमी पर फॉलो करने के लिए भी आपको मेरी अनअकैडमी की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और जैसे आप अनअकैडमी पर मेरे को फॉलो करोगे या उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल पर पहुंच जाओगे। ये रही मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल, आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। ये रही मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल और यहाँ पर आपको सभी क्लासेस, इसके थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे नीचे आओगे तो ये वो स्पेशल क्लासेस है जिनको मैं अटेंड करने की बात कर रहा हूँ। ये वो सारी की सारी स्पेशल क्लासेस हैं जो आप अटेंड कर सकते हो अनअकैडमी पर। जितने भी स्पेशल क्लासेस हैं सारे अटेंड कर सकते हो। इसमें अगर आप फ़िल्टर लगा दोगे क्लास CBSE 12th, तो आपको क्लास CBSE 12th की सारी फ्री क्लासेस मिल जाएंगी।
थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको बिजनेस के अलावा इकोनॉमिक्स की भी फ्री क्लासेस मिलेंगी, अकाउंट्स की भी फ्री क्लासेस मिलेंगी। थोड़ा आपको सर्च करना है, बहुत फ्री क्लासेस लिए हैं भाई मैंने, इतनी फ्री क्लासेस ले रखी हैं, वो सारी की सारी आपको फ्रीली अवेलेबल है यहाँ पर। बस आपको क्या करना है, कोड यूज़ करना है बी अनुरागी लाइफ, कोड यूज़ करना है बी अनुरागी लाइफ। यहाँ पे गोल यूज़ कर लेना, कोर्सेज लैंग्वेज नहीं, यहाँ पे हमें गोल यूज़ करना है इकोनॉमिक्स। 3 बार इकोनॉमिक्स आ रहा है, तीनों में क्लिक करके देखना शायद कौन सी इकोनॉमिक्स में आता है। इसमें नहीं आया, दूसरा वाला क्लिक करेंगे, हाँ ये रही इकोनॉमिक्स। तो ये इकोनॉमिक्स की सारी क्लासेस जो मेरी हैं वो सारी की सारी आपकी आ जाएंगी यहाँ पर। समझ गए आप लोग? मुझे लगता है आपको अब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, तो आपके लिए सारी बातें मैंने क्लियर कर दी, सब कुछ आपको समझा दिया। तो अब हम लोग मिलेंगे अनअकैडमी की प्रोफाइल पर, और मैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर लेकर आऊँगा जिसमें आपको बाकी के आगे के सारे टॉपिक्स क्लियर करूँगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट भी बताऊँगा और बैलेंस ऑफ पेमेंट भी बताऊँगा। ओके, चलिए तो मिलते हैं आगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।